आज आयुष जैसे ही घर लौटा तो अपने माता पिता की ऐसी हालत देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी पत्नी सोनिया उसी समय किटी पार्टी से घर लौटी तो उसके मुंह पर एक जोरदार तमाचा रसीद कर दिया। मेरे माँ बाबूजी के साथ ऐसा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये घर तुमसे पहले मेरे माँ बाबूजी का है, तुम इसे कोई दहेज में नहीं लाई थी। आयुष ने सोनिया पर चिल्लाते हुए कहा, मैं बहुत दिनों से तुम्हारी बदतमीजियां बर्दाश्त कर रहा था क्योंकि मुझे लगता था कि कुछ दिनों में तुम मेरे माँ बाबूजी के साथ एडजस्ट कर लोगी और उन्हें अपने माता पिता की तरह ही प्यार और सम्मान दोगी, क्योंकि हर रिश्ते को थोड़ा वक्त चाहिए होता है। लेकिन तुमने तो मेरे जाने के बाद मेरे माँ बाबूजी की हालत नौकरों से भी बदतर कर दी। तुमने उनसे एक एक पैसे का हिसाब मांगा और उनकी इतनी बेइज्जती की। एक बात कान खोलकर सुन लो, वो अपने बेटे की कमाई खाते हैं, तुम्हारे बाप की नहीं। अब जल्दी से अपना सामान बांधो और चलती बनो यहाँ से। आयुष ने गुस्से में दहाड़ते हुए कहा और अपने माँ बाबूजी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा। दरअसल शांति जी और राजेश जी पहले अपने गांव में ही रहा करते थे। एक दिन माँ शांति जी की तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हो गई थी कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। अस्पताल में चेकअप के बाद पता चला कि उन्हें हार्ट अटैक आया था। अस्पताल में इलाज के लिए अच्छी खासी रकम की ज़रूरत थी, परंतु राजेश जी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी पत्नी का इलाज करवा पाए। इसीलिए उन्होंने अपने बेटे आयुष को फ़ोन किया और बोले, बेटा आयुष, तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, उसे हार्ट अटैक आया है और अस्पताल में एडमिट है। यह सुनकर आयुष स्तब्ध रह गया और भावुक होकर बोला, ये सब कैसे हुआ पिताजी, और आपने मुझे बताया क्यों नहीं? बेटा, आज सुबह ही तुम्हारी माँ को सांस लेने में बहुत तकलीफ होने लगी थी। अस्पताल जाकर चेकअप कराया तो पता चला कि हार्ट अटैक आया है। पूरे 30 लाख का खर्चा बताया है डॉक्टर ने, हो सके तो कुछ पैसे भेज दो। कहते कहते राजेश जी का गला रूंध गया। पिताजी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप इस समय वहाँ पर अकेले हैं और मैं भी यहाँ नहीं हूँ। पिताजी, आप डॉक्टर से कहिए कि वो इलाज शुरू करे। मैं जल्द से जल्द वहाँ पहुँच रहा हूँ और आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। उसी समय आयुष अपने घर पहुँचा और अपनी पत्नी सोनिया से बोला, हमें अभी माँ बाबूजी के पास पहुँचना होगा। तभी सोनिया बोली, अरे अरे क्या हो गया? आयुष ने कहा, माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, उन्हें हार्ट अटैक आया है, जल्दी से चलने की तैयारी करो। लेकिन आयुष, आज तो मेरी सहेली की एंगेजमेंट है, हम लोगों को तो वहाँ जाना है और तुम्हारे माँ बाबूजी कहाँ दौड़े जा रहे हैं, उनके पास कल चले जाएंगे। आज हमारा एंगेजमेंट पार्टी में जाना ज़्यादा ज़रूरी है और माँ की चिंता करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। बुढ़ापे में तो ऐसी बीमारियाँ लगती ही रहती है। सोनिया ने आयुष के हाथ में हाथ डालते हुए कहा। तभी आयुष ने गुस्से से अपना हाथ झटका और बोला, सोनिया, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मेरी माँ वहाँ हॉस्पिटल में भर्ती है, उनकी जान पर बनी हुई है और तुम्हें पार्टी की सूझ रही है। तुम नहीं जाना चाहती तो मत जाओ, लेकिन मैं इस हालत में अपने माँ पापा को अकेला नहीं छोड़ सकता। आयुष ने तुरंत फ्लाइट पकड़ी और अस्पताल पहुँच गया। राजेश जी, जो अपनी पत्नी की चिंता में घुले जा रहे थे, अपने बेटे को देखकर कुछ हौसला हुआ और तुरंत उसके गले लगकर रोते हुए बोले, बेटा देखो ना तुम्हारी माँ की क्या हालत हो गई है, कल तक तो बिल्कुल ठीक थी, आज बेसुध हालत में पड़ी है। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं आ गया हूँ, माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आयुष ने राजेश जी के आंसू पोंछे और उन्हें पास रखी कुर्सी पर बैठाया और अपने पिता के हाथ को अपने हाथ में लेते हुए बोला, आप बस यहाँ बैठिए, भगवान सब ठीक करेंगे, मैं अभी डॉक्टर से बात करके आता हूँ। उसके बाद आयुष डॉक्टर से जाकर मिला तो उनसे बोला, डॉक्टर साहब, चाहे जितना पैसा लग जाए, बस मेरी माँ को कुछ नहीं होना चाहिए। तो डॉक्टर ने आयुष को दिलासा देते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए, ऑपरेशन के बाद शांति जी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर शांति जी के ऑपरेशन में जुट गए। कुछ दिनों में वो पूरी तरह से ठीक हो गई और उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई। इसी दौरान आयुष ने वहीं रहकर अपनी माँ की खूब सेवा की, परंतु काम के कारण उसके पास लगातार फ़ोन आ रहे थे। तो राजेश जी ने अपने बेटे से कहा, बेटा अब तो तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक है, तुम अपने काम पर लौट जाओ। लेकिन पिताजी, कल माँ के घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द था,
मैं आप लोगों को ऐसे कैसे छोड़कर जा सकता हूँ। बेटा अब क्या करें, बुढ़ापा है, ये सब तो लगा ही रहेगा, लेकिन तुम अपने काम पर लौट जाओ, राजेश जी बोले। तो आयुष ने हाँ में सिर हिला दिया। अगले दिन सुबह अपने माँ बाबूजी के कपड़े निकालकर बैग में पैक करने लगा। ये देखकर शांति जी बोली, अरे बेटा हमारे कपड़े बैग में क्यों डाल रहे हो? क्योंकि माँ आप लोग अब मेरे साथ चल रहे हैं, अब आप हमारे साथ रहेंगे। नहीं बेटा हम यहीं पर सही है, बस तुम हमसे मिलने आते रहना, तुम्हारा चेहरा दिख जाए वही बहुत है हमारे लिए। तुम तो जानते हो कि बहू को हमारी उपस्थिति कुछ खास पसंद नहीं है। कहते कहते शांति जी की आंखों से आंसू उमड़ आई। अरे माँ आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूँगा, लेकिन इस हालत में मैं अब आपको अकेली नहीं छोड़ सकता, आप मेरे साथ चल रहे हैं बस। बेटे की जिद करने पर शांति जी और राजेश जी दोनों उसके साथ उसके घर आ गए, लेकिन शांति जी के पैर उसके घर की चौखट पर पड़ते हुए कांपने लगे, क्योंकि वो अपनी बहू का स्वभाव अच्छे से जानती थी। शांति जी को इस तरह झिझकते हुए देखकर आयुष मुस्कुराकर बोला, अरे माँ ये घर पहले आपका है, पूरे अधिकार के साथ आप अंदर आइए। कहते हुए आयुष ने अपने माँ पिताजी का हाथ पकड़कर उन्हें उनके कमरे में ले गया। उस कमरे को देखकर वे दोनों भावुक हो गए। जानते हैं पिताजी, जब मैंने ये घर खरीदा था तब इस कमरे की सेटिंग बिल्कुल आप दोनों के हिसाब से करवा ली थी। ये सुनकर शांति जी और राजेश जी अपने बेटे को प्यार से गले लगा लिया। अब आप दोनों यहाँ आराम कीजिए, मैं आपके चाय नाश्ते का इंतज़ाम करवाता हूँ। वहीं अपने सास ससुर को अपने घर पर देखकर कमरे के बाहर खड़ी सोनिया का गुस्सा साथ में आसमान पर चढ़ता जा रहा था। जैसे ही आयुष अपने माँ पिताजी को उनके कमरे में बैठाकर बाहर निकला, सोनिया उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए उसे अपने कमरे में ले गई और बोली, तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है या नहीं? मैंने यहाँ कोई वृद्धाश्रम खोल रखा है? किसने कहा था तुम्हें बूढ़े बुढ़िया को यहाँ लेकर आने के लिए? सोनिया जबान संभाल कर बात करो, वो मेरे माँ बाबूजी हैं। अगर तुमने उनके बारे में कुछ भी गलत बोला तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। अपने माँ बाबूजी को मैं संभाल लूँगा, मैं अकेला ही काफ़ी हूँ उनकी सेवा करने के लिए। लेकिन तुम एक बात का ध्यान रखना कि तुम्हारी वजह से मेरे माँ बाबूजी को कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसा कहकर आयुष रसोई घर में चला गया। अगले दिन उसने अपने माँ बाबूजी की देखभाल के लिए एक मेड रख ली। आयुष के माँ बाबूजी आयुष के साथ बहुत खुश थे, लेकिन अपनी बहू का अपने प्रति व्यवहार देखकर उनके मन में एक अनजाना सा डर बैठा रहता था। एक दिन जब आयुष को अपने काम के सिलसिले में शहर से कुछ दिनों के लिए बाहर जाना था, तो वो मेड को सब कुछ समझाने लगा कि मेरी अनुपस्थिति में मेरे माँ बाबूजी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वहीं पास में खड़ी सोनिया ये सब बातें सुनकर मन ही मन कुढ़ रही थी, परंतु आयुष के डर से उस समय कुछ नहीं बोली। अपने बेटे के दिल में अपने प्रति इतनी चिंता देखकर शांति जी उससे बोली, अरे बेटा इतनी चिंता मत किया करो हमारी, तुम निश्चित होकर अपने काम पर जाओ। ऐसा कहते हुए उन्होंने अपने बेटे के सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। अगले दिन आयुष चला गया और उसके जाते ही उनकी बहू सोनिया को तो जैसे मौका ही मिल गया अपने सास ससुर की नाक में दम करने का। अपनी सास को सुनाते हुए एक दिन फ़ोन पर ज़ोर ज़ोर से बात करते हुए बोली, क्या बताऊं तुम्हें, यहाँ आकर पड़ गए हैं, इतना भी नहीं जानते कि शहर में कितनी महंगाई है। उनके आते ही घर खर्च कितना ज़्यादा बढ़ गया है कि क्या ही बताऊं, और पूरे घर को दवा खाना बनाकर रख दिया है। ऐसे गवार है कि ना तो खाने पीने की तमीज़ है, ना ही कपड़े पहनने की। अरे मेरे मायके में तो ऐसे लोगों को कोई नौकर भी ना रखे। शांति जी और राजेश जी को ये सब बातें सुनकर अंदर ही अंदर बहुत दुख हुआ और गुस्सा भी चढ़ा, परंतु वो दोनों अपने बेटे की गृहस्थी खराब नहीं करना चाहते थे, इसीलिए अपनी बहू की अपमानजनक बातों को कड़वा घूंट समझकर पी जाते। इन सब बातों से भी जब सोनिया का दिल नहीं भरा तो उसने घर की मेड की छुट्टी कर दी। आज राजेश जी को चाय पीने की तलब हुई तो अपनी बहू को आवाज़ देते हुए बोले, बहू आज बाई नहीं आई क्या? बाबूजी बाई को मैंने काम से हटा दिया है, बहुत खर्चा हो रहा था। तभी राजेश जी ने कहा, तो बहू तुम ही एक कप चाय बना दो, सर भारी हो रहा है। तभी सोनिया तमक कर बोली,
बाबूजी मेरे पास अभी समय नहीं है और इतना काम तो आप खुद भी कर सकते हैं, नहीं तो पड़े पड़े हाथ पैर जाम हो जाएंगे तो आपको ही तकलीफ होगी। और मम्मी जी, आपको भी आराम करते करते पूरा महीना बीतने को आया है, अब मेरे साथ रसोई में कुछ काम करवाया कीजिए। तभी राजेश जी बोले, बेटा जो काम है वो मुझे बता दो, तुम्हारी माँ की तबीयत अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, वो अभी ज़्यादा चल फिर नहीं सकती। हाँ तो अब आप दोनों यहाँ मुफ्त की रोटियाँ तोड़ने के लिए आए हैं, कोई काम कह देती हूँ तो बहाने बनाने लगते हैं। ये लीजिए थैला और बाजार जाकर सब्जी ले आइए, और हाँ सब्जियाँ लाकर उन्हें अच्छे से धोकर फ्रिज में रख देना। राजेश जी ने थैला पकड़ा और सब्जी लाने चले गए। जब सब्जी खरीद कर वापस लौट रहे थे तो लगातार इतनी देर पैदल चलने के कारण उनकी सांसें फूलने लगी और वो हाँफते हुए घर पहुँचे तो बहू को बोले, बेटा एक गिलास पानी देना तो। बाबूजी मैं आपकी कोई नौकरानी नहीं हूँ जो मुझे आप ऑर्डर कर रहे हैं, सब्जी लाकर कोई एहसान नहीं किया आपने, यहाँ रहेंगे तो काम करना ही पड़ेगा, जो लेना है खुद ले लीजिए। कहते हुए सोनिया अपना नाश्ता कमरे में लेकर चली गई। राजेश जी उसकी ये बातें सुनकर अवाक खड़े रह गए। अब उन्हें एहसास हो रहा था कि उनकी इस घर में कोई जगह नहीं है। लड़खड़ाते कदमों से खुद ही रसोई में गए और एक गिलास पानी पीकर कमरे में आकर लेट गए। बहू की ये सारी बातें शांति जी अपने कमरे में लेटी हुई सुन रही थी। जब राजेश जी कमरे में पहुंचे तो देखा कि शांति जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। वे अपनी पत्नी के कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, तुम चिंता मत करो, हमारा बेटा आ जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा, उसके रहते हुए हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। शांति जी से अब कोई काम नहीं किया जाता था, उसके हाथ पैर और जोड़ों में बहुत दर्द रहता था। दोपहर होने को आई थी लेकिन राजेश जी और शांति जी को अभी तक नाश्ता भी नहीं मिला था। रसोई में जाकर देखा तो बहू ने खाना भी नहीं बनाया। ये देखकर राजेश जी ने खुद ही अपना और अपनी पत्नी का खाना बनाया और उन्हें जाकर खिलाया। ये देखकर बहू कमरे से बाहर आई और चिल्लाने लगी, ये क्या है, आप लोगों को जरा भी तमीज़ नहीं है, पूरी रसोई फैला रखी है, मुझे मेरी रसोई साफ चाहिए। तभी राजेश जी बोले, तुम चिंता मत करो, मैं सारी रसोई खुद ही साफ कर दूंगा। इतना कहकर राजेश जी ने सारी रसोई और बर्तन साफ कर दिए। दोपहर का कुछ खाना बच गया था तो शाम को भी उन दोनों ने वही खाना खा लिया। आयुष ने अपने माँ पिताजी का हाल चाल पूछने के लिए रोज़ सुबह और शाम फ़ोन किया करता था, लेकिन वे दोनों थे कि अपने बेटे से बहू की कोई भी शिकायत नहीं करते थे। हमेशा यही कहते कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बस अपने काम पर ध्यान दो। अगले दिन सुबह बहू ने 200 रुपये दिए और सब्जी लाने के लिए कहा। बाबूजी सारी सब्जी का हिसाब एक पर्ची पर लिखवा कर ले आना। राजेश जी चुपचाप थैला लेकर चले गए। सब्जी वाले ने राजेश जी को सब्जी का थैला पकड़ाया तो राजेश जी बोले, अच्छा भाई एक काम तो करो, एक कागज़ पर सारी सब्जी का हिसाब लिख देना। ठीक है बाबूजी। ऐसे कहते हुए सब्जी वाले ने पास रखे कागज़ के टुकड़े पर सारी सब्जी के दाम लिखकर राजेश जी को पकड़ा दिया। राजेश जी सोचने लगे, चलो अच्छा है, सारी सब्जी का दाम और वज़न पेपर पर लिखा है तो बहू को कोई शक नहीं होगा। इतनी कड़ाके की सर्दी में सुबह सुबह सब्जी लेकर आते हुए राजेश जी की हालत ख़राब हो गई। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके हाथ पैर सुन्न होते जा रहे हैं। रास्ते में उन्हें एक चाय की दुकान दिखाई दी तो वहाँ रुककर उन्होंने एक कप चाय पी। वहाँ देखा तो पास ही में आग जल रही थी तो थोड़ी देर उन्होंने वहीं बैठकर आग पर अपने हाथ पांव सेके तो उन्हें सर्दी से कुछ राहत मिल गई थी। सब्जी लाकर जब घर पहुँचे तो सारी सब्जियां धोकर उन्होंने फ्रीज में लगा दी और बोले, बहू सब्जी आ गई है, मैंने धोकर फ्रीज में रख दी है। लेकिन बहू की कोई आवाज़ नहीं आई, शायद वो फिर से सो गई थी। घर पहुंचकर राजेश जी का दोबारा चाय पीने का मन किया तो उन्होंने अपनी पत्नी के लिए चाय बनाई और अपने कमरे में चले गए। लेकिन अभी उन्होंने चाय की पहली चुस्की ही ली होगी कि उनकी बहू सोनिया ने पूरा घर सर पे उठा लिया, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, मुझे पता था चोरी करते हुए आपको शर्म नहीं आई, सब्जी में से जो 10 रुपये बचे थे वो कहाँ चले गए। तभी राजेश जी बोले, नहीं बहू
सुबह सुबह सब्जी लाने गया था, इसलिए ठंड में मेरे हाथ पैर बर्फ होते जा रहे थे, तो मैं रास्ते में रुककर 10 रुपए की चाय पी ली थी। चाय? क्या आप घर आकर नहीं पी सकते थे? एक तो उनके बेटे ने इन दोनों को मेरे सिर पर लाकर बिठा दिया है और खुद गायब हो गए। ये लोग है कि मेरी नाक में ही दम कर रखा है। बहू की मिर्ची से भी ज़्यादा तीखी बातें सुनकर राजेश जी हैरान रह गए। उनके मन में आया कि बहू को बोले कि बहू, मैंने केवल 10 रुपए की चाय ही पी है, इसमें इतना चिल्लाने वाली कौन सी बात हो गई। लेकिन फिर बेटे की खातिर सब कुछ चुपचाप सह गए। अब तो राजेश जी रोज़ अपना और अपनी पत्नी के लिए चाय, नाश्ता और खाना सब कुछ खुद ही बनाने लगे और रसोई में बर्तन भी खुद ही साफ कर दिया करते थे। एक दिन जब सोनिया की सहेली उससे मिलने के लिए घर आई तो राजेश जी अपनी पत्नी शांति के लिए दलिया बना रहे थे। तभी सोनिया हड़बड़ाते हुए बोली, अरे कविता, तू क्यों आई? मुझे बुला लिया होता, मैं खुद आ जाती तुमसे मिलने। क्या मैं तेरे घर पर नहीं आ सकती? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा चल, तू मेरे कमरे में चल, वहाँ चलकर बातें करते हैं। सोनिया अपनी सहेली का हाथ पकड़कर तेजी से अपने कमरे में ले गई ताकि उसकी नज़र उसके बाबूजी पर ना पड़ जाए। दोनों आपस में अभी बातें कर ही रही थी कि राजेश जी वहाँ पहुँच गए और बोले, बहू, मुझे घी नहीं मिल रहा, कहाँ रखा है? इस बात पर सोनिया के चेहरे के भाव उड़ गए और गुस्से में बोली, आपसे कितनी बार कहा है कि आप मेरे कमरे में मत आया कीजिए, मेरी अपनी भी प्राइवेट लाइफ है, क्या आपको ये बात समझ में नहीं आती? अब जाइए यहाँ से। तभी सोनिया से उसकी सहेली कविता ने पूछा, कौन है ये बुजुर्ग? पहले तो तुम्हारे घर कभी नहीं देखा। अरे कुछ नहीं, नए नौकर हैं, अभी नए नए आए हैं तो इन्हें ये पता नहीं है कि कौन सा सामान कहाँ रखा है, तो इन्हें छोड़ अपनी सुनाओ। जब राजेश जी ने बहू की ये बातें सुनी तो अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। तभी पीछे से सोनिया ने आवाज़ लगाई, सुनो, मेरे और मेरी सहेली के लिए 2 कप कॉफ़ी बना देना। बहू की ये बातें सुनकर उन्होंने चुपचाप कॉफ़ी बना दी और बहू के कमरे में जाकर वहाँ से वापस आ गए और शांति जी के लिए बिना घी का दलिया बनाकर अपने कमरे में ले गए। कमरे में शांति जी ने अपने पति से पूछा, क्या हुआ? बहू क्यों चिल्ला रही थी? अरे शांति, कोई ऐसी बात नहीं है, तुम बस अपना दलिया खाओ और आराम करो। थोड़ी देर में बहू सोनिया गुस्से में चिल्लाते हुए आई और बोली, अगर कॉफ़ी बनानी नहीं आती तो बता नहीं सकते थे, हमारा सारा टेस्ट खराब कर दिया। क्या हुआ बहू? शांति जी ने बड़े प्यार से अपनी बहू से पूछा तो वो बोली, आप तो चुप ही रहिए, काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। अभी तो मैं बाहर जा रही हूँ अपनी सहेली के साथ, वापस लौटकर आप लोगों को बताती हूँ। और हाँ, मेरे आने से पहले ये पूरा घर मुझे साफ चाहिए। इतना कहकर सोनिया अपनी सहेली के साथ बाहर निकल गई। बहू की बातें सुनकर शांति जी रोने लगी। तभी राजेश जी बोले, अरे शांति, तुम बात बात पर रोने लग जाती हो, अपनी तबीयत तो देखा करो। अगर मैं थोड़ा सा काम कर भी लेता हूँ तो इसमें कुछ बुराई नहीं है। तुम ही तो कहती हो कि इंसान के हाथ पैर चलते रहने चाहिए, वरना शरीर जाम हो जाता है और बीमारियां लग जाती है सो अलग। राजेश जी ने शांति जी के आंसू पोंछे और उन्हें कंबल ओढ़ाकर आराम करने के लिए कहा और खुद रसोई में बर्तन साफ करने के लिए चले गए। ठंडे पानी से बर्तन साफ करते हुए उनके हाथ कांप रहे थे। थोड़ी ही देर में आवाज़ आई, माँ, बाबूजी, कहाँ हो आप? देखिए मैं आप लोगों के लिए क्या लाया हूँ। थोड़ी ही देर में आयुष उनके कमरे में दौड़ता हुआ पहुँचा और अपनी माँ के पैर छूते हुए बोला, माँ आप कैसी हैं? आपकी तबीयत कैसी है? बेटे को सामने देखकर शांति जी की आंखें भर आई। तभी आयुष बोला, माँ देख, मैं दिल्ली से आप लोगों के लिए क्या लेकर आया हूँ। आपके लिए बहुत ही खूबसूरत शॉल लाया हूँ और बाबूजी के लिए बढ़िया क्वालिटी का स्वेटर लेकर आया हूँ। लेकिन बाबूजी है कहाँ? सब जगह देख लिया लेकिन वो कहीं नज़र नहीं आ रहे। बेटे के इस सवाल पर शांति जी खुद को रोक नहीं पाई। उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर आयुष हक्का बक्का रह गया और उन्हें रोने का कारण पूछने लगा तो शांति जी ने सारा हाल कह सुनाया। इतने में रसोई से बर्तनों की आवाज़ आई। आयुष दौड़ता हुआ वहाँ पहुँचा तो देखा उसके पिताजी वहाँ बर्तन साफ कर रहे थे।
ये दृश्य देखकर आयुष के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी आंखों में आंसू आ गए। तभी राजेश जी ने उनकी तरफ देखा और अपने हाथ पहुँचते हुए बोले, अरे बेटा, तुम कब आए? बस बाबूजी, मेरा काम जल्दी खत्म हो गया था तो चला आया। ऐसा कहते हुए उसने उनके पैर छुए तो उन्होंने आशीर्वाद देने के लिए उसके सर पर अपना हाथ रखा। आयुष ने महसूस किया कि उसके पिताजी के हाथ ठंड से बर्फ हुए पड़े थे और कांप रहे थे। उतने में सोनिया भी वहां पर पहुंच गई और आयुष को सामने देखकर उसके होश उड़ गए। फिर चेहरे पर फीकी सी हंसी लाते हुए बोली, आयुष, तुम तो कह रहे थे कि अभी तुम्हारा 15 दिन का काम बाकी है। ऐसा कहते हुए जैसे ही सोनिया उसके पास आने लगी तो आयुष ने एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर जड़ दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे देवता समान माँ बाबूजी के साथ ऐसा सलूक करने की? ये घर उनके बेटे का है, तुम इसे दहेज में नहीं लेकर आई थी। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन अपने माँ पिताजी की आंखों में आंसू बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जलील औरत, मुझे तो लगा था कि कुछ दिन बीत जाने पर तुम मेरे माँ बाबूजी को समझने लगोगी, उन्हें अपने माता पिता की तरह सम्मान और प्यार दोगी। लेकिन मैं गलत था। मेरे जाने के बाद मेरे माँ बाबूजी के साथ नौकरों जैसा सलूक करते हुए तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। बस बहुत हुआ, अभी की अभी अपना सामान बांधो और निकलो यहाँ से। आयुष ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। इतना सुनते ही सोनिया आयुष के पैरों में गिर पड़ी और माफ़ी मांगने लगी और बोली, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना? हाँ, प्यार करता था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने जन्म देने वाले माँ बाबूजी का अपमान सहन कर जाऊंगा और तुम्हारे लिए उनको छोड़ दूंगा। मैंने सोचा था एक ना एक दिन तुम मेरे माँ बाबूजी को समझोगी, लेकिन तुम जैसी औरतें हंसते खेलते परिवार को बर्बाद करके रख देती हो। अरे तुझे शर्म नहीं आती? अरे मुझे तो शर्म आती है अपने आप पर कि मैंने अपने माँ बाबूजी को तुम जैसी जालिम औरत के हवाले कर दिया। इतना कहते कहते आयुष के आंखों में आंसू आ गए और अपने माँ बाबूजी के आगे हाथ जोड़कर बोला, मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरे रहते आज के बाद आप दोनों को कोई तकलीफ नहीं होगी। तभी सोनिया अपने सास ससुर के पैर पड़ते हुए बोली, माँ जी, बाबूजी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अनजाने में आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव कर बैठी। तभी शांति जी बोली, बेटा माफ़ कर दो बहू को, लड़ाई झगड़ा किस घर में नहीं होता। लेकिन आयुष ने उनकी एक ना सुनी और अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकाल दिया। राजेश जी ने उसे बहुत रोकना चाहा, लेकिन वो बोले, नहीं पिताजी, अब आप ऐसा नहीं करेंगे। अगर मैंने आज इसे माफ़ कर दिया तो जो औरतें अपने सास ससुर के साथ ऐसा व्यवहार करती है उन्हें कभी सबक नहीं मिल पाएगा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल सोशल स्टोरी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।